शहर की भीड़ भाड़ से दूर देवगढ़ की वादियों में एक आलीशान बंगला था जिसका नाम था सुकून। पर उस घर की चौखट के अंदर क्या था, यह सिर्फ वहां रहने वाली अनामिका ही जानती थी। अनामिका, जिसकी आंखों में कभी सपनों के इंद्रधनुष हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ एक खालीपन था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आंगन में लगे चमेली के फूलों पर पड़ रही थीं। अनामिका रसोई में चाय बना रही थी। तभी रसोई के दरवाजे पर सविता जी, उसकी सास, आकर खड़ी हो गईं। बहू, चाय में अदरक जरा ज्यादा डालना, गले में कुछ खिचखिच है, सविता जी ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में कहा। अनामिका ने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मां जी, बस अभी लाती हूं। सविता जी अपनी बहू को गौर से देख रही थीं। अनामिका ने अपनी साड़ी का पल्लू आज कुछ ज्यादा ही ऊपर कर रखा था। अनामिका, ये गले के पास क्या निशान है? उन्होंने टोका। अनामिका के हाथ ठिठक गए। उसने घबराकर पल्लू को और ठीक किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मां जी, वो रात को अलमारी साफ करते समय कोना लग गया था। सविता जी ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। उन्हें लगा शायद वह सच कह रही है, क्योंकि उनका बेटा अभिनव तो शहर का सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन था। सबको लगता था कि अभिनव जैसा सुलझा हुआ इंसान किसी को नहीं मिल सकता। दोपहर का वक्त था। अभिनव ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो अक्सर तूफान आने से पहले होती है। अनामिका, मेरा बैग उठाओ और कमरे में आओ, अभिनव की आवाज हॉल में गूंजी। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि आज फिर अभिनव का मूड ठीक नहीं है। जब वह कमरे में पहुंची तो अभिनव खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। आज खाने में नमक थोड़ा कम था, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। सॉरी अभिनव, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, अनामिका ने धीमी आवाज में कहा। अचानक अभिनव पलटा और उसने अनामिका का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां कलाई में चुभ गईं। सॉरी से काम नहीं चलता अनामिका, तुम जानती हो मुझे परफेक्शन पसंद है। उसने अनामिका की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अनामिका की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसे पता था कि अगर वह चिल्लाई तो बाहर बैठी बूढ़ी सास को दुख होगा। अभिनव ने उसे झटके से छोड़ दिया और हंसते हुए बोला, तैयार रहना, आज रात मेरा एक पुराना दोस्त मय्यक डिनर पर आ रहा है। अपनी सबसे अच्छी गुलाबी साड़ी पहनना। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि अभिनव की पत्नी कितनी खुश और सुंदर है। अनामिका ने बस अपना सिर हिला दिया। वह एक ऐसी कठपुतली बन चुकी थी जिसके धागे अभिनव के हाथों में थे। रात के 8 बज रहे थे। घर की सजावट और खाने की खुशबू से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो। मन्यक आया। वह अभिनव का बचपन का दोस्त था जो सालों बाद विदेश से लौटा था। डिनर टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। अभिनव ने अनामिका के कंधे पर हाथ रखा और मन्यक से कहा, देख भाई, मेरी अनामिका जितनी सुंदर है उतनी ही गुणी भी। मैं इसे पलकों पर बैठाकर रखता हूं। मय्यक ने अनामिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। उसने देखा कि जब भी अभिनव अनामिका को छूता, अनामिका के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती थी। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। खाने के बाद जब अभिनव फोन पर बात करने बालकनी में गया, तब मय्यक ने धीरे से कहा, अनामिका जी, क्या आप वाकई ठीक हैं? अनामिका चौंक गई। उसने तुरंत नजरें नीची कर लीं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मिठाई लेंगे? मन्यक ने अपना बैग खोला और एक छोटी सी डायरी निकाली। यह डायरी लीजिए, इसमें मेरा नंबर है। अगर कभी लगे कि बोझ ज्यादा बढ़ गया है तो याद रखिएगा कि कोई है जो आपकी खामोश चीखें सुन सकता है। अनामिका ने वह डायरी झपट कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा ली। उसे डर था कि कहीं अभिनव देख ना ले। मेहमान के जाने के बाद घर में फिर से वही डरावना सन्नाटा पसर गया। सविता जी अपने कमरे में सो चुकी थीं। अभिनव कमरे में आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज तुम मय्यक से क्या बात कर रही थी? उसने कड़क आवाज में पूछा। कुछ नहीं अभिनव, बस वो हालचाल पूछ रहे थे, अनामिका ने डरते हुए जवाब दिया। अभिनव उसके करीब आया। उसने उसके बाल पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो इस चेहरे को, ये सुंदरता, ये गहने सब मेरी देन है, और तुम मेरे दोस्त के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात कमरे के अंदर जो हुआ वह कोई प्यार नहीं था, वह एक अधिकार की जंग थी। अनामिका रोती रही,
गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अभिनव के सिर पर जुनून सवार था। उसने अनामिका के पैर पर इतनी जोर से चोट पहुंचाई कि वहां की खाल छिल गई। अगली सुबह जब अनामिका उठी तो उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसे उठना था, चाय बनानी थी और मुस्कुराना था, क्योंकि दुनिया के लिए वह एक सुखी पत्नी थी। आंगन में तुलसी के पास बैठी सविता जी ने जब अनामिका को लंगड़ाते हुए चलते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। बहू, इधर आओ, उन्होंने पुकारा। अनामिका डरते डरते उनके पास गई। सविता जी ने बिना कुछ पूछे उसकी साड़ी का निचला हिस्सा थोड़ा ऊपर किया। वहां नीला पड़ चुका घाव चीख चीख कर सच बोल रहा था। अनामिका फफक कर रो पड़ी। उसने अपनी सास के पैरों में सिर रख दिया। मां जी, मैं अब और नहीं सह सकती। वह इंसान नहीं है। सविता जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने अनामिका को उठाकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी। मुझे लगा मेरा बेटा बदल गया होगा। उसके पिता भी मेरे साथ यही करते थे। मैंने उम्र भर सहा, पर मैं तुझे यह नरक नहीं जीने दूंगी। उसी दिन अभिनव को किसी जरूरी काम से 3 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। जाते समय उसने अनामिका को चेतावनी दी, मेरे आने तक घर से बाहर कदम मत रखना। अनामिका ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही अभिनव की गाड़ी गेट से बाहर निकली, अनामिका ने मय्यक की दी हुई वह डायरी निकाली। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। मय्यक, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह सिर्फ इतना ही कह पाई। शाम को मय्यक सुकून बंगले पर पहुंचा। उसके साथ पुलिस नहीं थी, बल्कि एक वकील और एक महिला संस्था की सदस्य थी। सविता जी ने खुद दरवाजा खोला। बेटा, मेरी बहू को यहां से ले जाओ। ये घर इसके लिए कैदखाना बन गया है, सविता जी ने हिम्मत जुटाकर कहा। अनामिका ने अपना सामान बांधा। उसने अपनी उन सारी साड़ियों को वहीं छोड़ दिया जो अभिनव की पसंद की थीं। उसने एक साधारण सा सूट पहना और अपनी सास के पैर छुए। मां जी, आप मेरे साथ चलिए, अनामिका ने विनती की। सविता जी मुस्कुराईं। नहीं बहू, मुझे इसी घर में रहकर अपने बेटे का सामना करना है। उसे एहसास दिलाना है कि उसने क्या खोया है। तू जा, अपनी नई दुनिया बसा। कहानी का अंत वहां नहीं होता जहां अनामिका घर छोड़कर गई। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। उसने मय्यक की मदद से एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया। उसने कोर्ट में केस लड़ा। समाज ने बहुत बातें की। लोगों ने कहा कि इतने अमीर पति को छोड़कर कोई क्यों जाएगा, जरूर लड़की में ही कोई खराबी होगी। पर अनामिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रात की उन खामोश चीखों से दूर आ चुकी थी। 1 साल बाद अनामिका अपने फ्लैट की बालकनी में बैठी थी। हाथ में चाय का कप था और सामने डूबता हुआ सूरज। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी कलाई के वो लाल निशान अब मिट चुके थे, पर उसकी रूह पर लगे घाव उसे हर पल याद दिलाते थे कि वह कितनी मजबूत है। तभी फोन बजा। वह मय्यक था। अनामिका, आज तुम्हारी किताब का लॉन्च है, क्या तुम तैयार हो? अनामिका मुस्कुराई। उसने अपनी आप बीती पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अंधेरे कमरों की गूंज। उसने फोन रखते हुए अपने आप से कहा, आज से कोई भी कमरा अंधेरा नहीं रहेगा। आज से सिर्फ मेरी आवाज गूंजेगी। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। घर के अंदर होने वाली हिंसा को निजी मामला कहकर दबाना गलत है। आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि आपकी चुप्पी गुनहगार के हौसले बढ़ाती है।